नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। 8 और 9 अगस्त की रात्रि में कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो जघन्य घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई, उस पर कई तरीके से धूल-मिट्टी डाल कर के और जो लोग आवाज़ें उठा रहे थे, उनको पुलिस के ज़रिए नोटिस इश्यू करा कर के धमकाने-सटकाने की कोशिशें, डराने की कोशिशें राज्य सरकार की तरफ से की गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री भी ममता बनर्जी और स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी। इसके बावजूद जब सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी कोलकाता हाई कोर्ट ने, तो वो तो महिलाओं के साथ कलकत्ता की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़ी और हाथों में पोस्टर बैनर थे। फांसी की मांग हो रही थी दोषियों को। रविवार तक सीबीआई को जांच पूरी करने का अल्टीमेटम देने पर उतर आई थी ममता बनर्जी। केवल कलकत्ता नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल और यहां तक के बांग्लादेश में भी जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनके चिकित्सक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनकी सरकार, उनके प्रशासन के तौर तरीकों को लेकर के आक्रोश की मुद्रा में देखे गए। पूरे देश में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, मुंबई में, हर जगह जो चिकित्सक हैं वो सड़कों पर आ गए, कुछ मोमबत्तियां लेकर के और कुछ ऐसे ही। कोलकाता में अभी 4 दिन पहले, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में जो घटना हुई उसके विरोध में 300 जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे, महिलाएं सड़कों पर उतरी और वो भी रात्रि के समय, क्योंकि ये घटना स्याह रात में हुई थी, मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हुई थी और जिस तरीके से उस 31 साल की लेडी डॉक्टर के परिवार को शुरू में कहा गया कि वो बीमार है, बाद में बताया गया कि सुसाइड कर लिया है, उसको लेकर के भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट की एक ये छवि है कि वो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट पर तो कोड़े चलाती रहती है, पर ममता बनर्जी हों, दूसरे राज्य हों, वहाँ जघन्य से जघन्य वारदातें हो जाएँ तो आमतौर पर वो स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। मणिपुर पर भी स्वतः संज्ञान ले लिया गया था। लेकिन इस बार 2 वकीलों की एक चिट्ठी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने स्वतः संज्ञान लिया और 3 सदस्यीय खंडपीठ अपनी अध्यक्षता में गठित की, जिसमें 2 दूसरे जस्टिस मनोज मिश्रा और पारदीवाला साहब थे। सबकी निगाहें इसकी सुनवाई पर टिकी हुई थी और मंगलवार को इस पीठ ने सुनवाई की। सबकी निगाहें इसलिए भी लगी हुई थी कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर इस समय दिल्ली यात्रा पर हैं। वो राष्ट्रपति से मिले हैं, उनका गृह मंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है, उनका स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है और सब ये देख रहे हैं कि जिस तरह के कर्मकांड इस पूरे मामले में राज्य सरकार के द्वारा ही अपनाए गए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल खड़ा किया कि उस लेडी की, डॉक्टर की जो पार्थिव देह है, वो उनके परिवार को देर से क्यों सौंपी गई? यानी पोस्टमार्टम देर से क्यों? एफआईआर देर से क्यों लिखी गई? जिस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को राज्य सरकार ने हटाया और जो संदेह के घेरे में था, उसको तुरंत-फुरत में किसी दूसरे कॉलेज में जॉइन क्यों करा दिया गया? ऐसे अनगिनत सवाल
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए। उनमें एक सवाल ये भी था कि जो सीन क्रिएट करने की एक परिपाटी है और जो मेडिकल एविडेंस के लिए बेहद जरूरी है, उस स्थान को ममता सरकार प्रोटेक्ट करने में नाकाम क्यों रही? वहां पर 7,000 की भीड़ कैसे घुस आई? कलकत्ता पुलिस क्या कर रही थी? तो मेरा कहना है कि साहब, कलकत्ता पुलिस तो नोटिस छपवाने में लगी हुई थी। जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे राज्य सरकार पर, कलकत्ता पुलिस पर, मेडिकल कॉलेज के प्रशासन पर, उनको नोटिसेज इश्यू किए जा रहे थे, उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। एक तो नेशनल टास्क फोर्स गठित की गई है, क्योंकि पूरे देश के डॉक्टर उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में ही डॉक्टरों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उन पर नजर रखने के लिए इस टास्क फोर्स में डॉक्टर्स भी शामिल होंगे, नौकरशाह भी शामिल होंगे। दूसरा फैसला, इस पूरे केस को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में ले लिया है और सीबीआई को यह कहा है कि बृहस्पतिवार तक वो स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करे उसके समक्ष। सीबीआई ने जो अभी तक जांच पड़ताल की है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर ली है। तीसरा अहम फैसला हुआ है, इस कॉलेज यानी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इसकी सुरक्षा अब पश्चिम बंगाल पुलिस यानी कलकत्ता पुलिस के हाथों से वापस ले ली गई है और सीआईएसएफ जैसी प्रोफेशनल अर्धसैनिक बल को, सुरक्षा बल को वहां की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। जो आंदोलित डॉक्टर थे, वो तो काफी समय से इसी चीज की मांग कर रहे हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है और पुलिस ने जिस तरीके से 7,000 की भीड़ को वहां घुसने दिया, जिसने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स, लेडीज डॉक्टर्स के साथ भी मारपीट की, धक्का मुक्की की, वहां जम करके तोड़फोड़ की गई, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, उसको लेकर के मेडिकल स्टाफ में भी, डॉक्टर्स में भी बहुत ज्यादा गुस्सा था और ये सारे सवाल जो हैं पूछे गए आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कि कलकत्ता पुलिस क्या कर रही थी उस समय। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वहां अभी भी प्रदर्शन चल रहे हैं, डॉक्टरों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे समय जबकि गवर्नर भी दिल्ली तलब किए गए हैं, दिल्ली उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी सरकार को फटकार और जो तीखे सवाल पूछे गए हैं और जो नेशनल टास्क फोर्स और गठित की गई है और सीआईएसएफ को जो सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है, उससे, और एक ये आदेश कि जिन्होंने भी 14 अगस्त की रात को मेडिकल कॉलेज कैंपस और अस्पताल में घुस करके तोड़फोड़ की है, उनकी पहचान की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। इन सारे स्टेप्स से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर रहे हैं कि साहब, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी पत्रकारों को भी अपने जाल में फंसा लिया है और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया ही नहीं है। मुझे कई बार लगता है कि हम लोगों के भीतर इतनी निराशा घर कर गई है, हम लोग भीतर ही भीतर इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि हम पता नहीं चाहते क्या है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में स्वतः संज्ञान नहीं लेता, अगर ममता बनर्जी सरकार पर और पुलिस पर सवाल खड़े नहीं करता, फटकार नहीं लगाता, तो भी सुप्रीम कोर्ट को गालियां सुननी थी हमारी और आप जैसों की। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कर रहा है
जवाबदेही तय कर रहा है, फटकार लगा रहा है, वहां पर सीआईएसएफ तैनात कर रहा है, कलकत्ता पुलिस पर अविश्वास करके ही तो ऐसा आदेश दे रहा है। यानी ममता सरकार पर, उसकी पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट की ये एक कड़ी टिप्पणी है कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। उनको हटाया गया वहां से। वहां सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो तैनात की गई हैं। तो इसके बाद भी आप कहेंगे कि साहब जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जाल में उलझ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ममता बनर्जी का कुछ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, इन टिप्पणियों के आधार पर ही अगर चाहे मोदी सरकार तो बड़ा एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ममता बनर्जी सरकार को जमकर के फटकार लगाई है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं, कलकत्ता हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो ममता सरकार को आड़े हाथों ले रही है, गंभीर सवाल खड़े कर रही है। किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां की सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती है। और जिस जिस तरह की टिप्पणियां हुई हैं चीफ जस्टिस की तरफ से, उन पर जरा नजर डालनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। मैं आपको पढ़वा देता हूं, मेरे पास उनकी टिप्पणियां हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता है। बेंच ने कहा कि महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं। बेंच ने कहा कि आखिर ऐसे हालात में डॉक्टर कैसे काम करेंगे। हमने देखा है कि उनके लिए कई जगहों पर रेस्ट रूम तक नहीं होते हैं। आज महिलाएं तेजी से वर्क प्लेस में शामिल हो रही हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और बदलाव लाने के लिए एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकते। चिकित्सा पेशे में हिंसा की आशंका बढ़ गई है। पुरुष प्रधान सोच के कारण महिला डॉक्टरों को ज्यादा निशाना बनाया जाता है। अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं। हमें काम करने की सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित मामले पर विचार कर रहे हैं। इसलिए हम देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से अनुरोध करते हैं कि वो काम पर लौट आएं, क्योंकि इससे मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सेवा मिलने में दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, जिस संवेदनशीलता का परिचय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिखाया है, किसी के साथ रेप हुआ है, किसी की हत्या भी कर दी गई है, निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, वो किसी की बेटी है। उसके माता पिता की समाज में एक पहचान होती है, एक रेपुटेशन होती है, उसका एक स्टेटस, उसका एक स्थान होता है। जिस तरीके से यहाँ 31 वर्षीय इस महिला डॉक्टर का की पहचान को उजागर किया गया है, उसके फोटो छापे गए हैं, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि यह घटना दुखद है और उन्होंने ऐलान किया कि इस घटना के बाद डॉक्टरों की स्थिति को लेकर के नेशनल टास्क फोर्स बनाने हम जा रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करेगा। और जो मैंने कहा था कि 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है और सीबीआई को 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने के लिए कहा गया है, रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। और पुलिस की कार्रवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े करके एक तरीके से ममता बनर्जी को ही कटघरे में खड़ा किया है। सुधांशु त्रिवेदी का एक बयान आया है, एक वीडियो आया है और उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार का बचाव करने वाले, सुप्रीम कोर्ट में बचाव करने वाले अधिवक्ता कपिल सिब्बल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि टीएमसी की सरकार पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में लगी हुई है, लेकिन इसके साथ ही इंडी गठबंधन का किरदार भी बिल्कुल साफ हो गया है। आज टीएमसी सरकार के वकील कपिल सिब्बल हैं, जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन से सांसद हैं
और कांग्रेस सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हुए हैं। ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी और आतंकवादी के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते हैं। आज ये एक बार फिर दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हुए हैं। मैं अमित मालवीय का भी एक टिप्पणी पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि राज्य आपराधिक मामलों में पीड़ितों के साथ खड़ा होगा, इसलिए लोग सामूहिक सुरक्षा और सहायता के लिए सरकार चुनते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल एक अपवाद के रूप में सामने आती है। शेख शाहजहां की रक्षा करने को लेकर के संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को बदनाम करने तक पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल जैसे भ्रष्ट जो मंत्री उनका बचाव करने और बचाने तक ममता बनर्जी ने दिखाया कि ये अपमान और अक्षमता की प्रतिमूर्ति। देखें कि राज्य के वकील पूर्व कांग्रेसी मंत्री कपिल सिब्बल राज्य की अक्षमता को छिपाने और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बदनाम प्रिंसिपल को बचाने के लिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में तर्क देते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने पीड़िता के माता पिता द्वारा कही गई हर बात का खंडन किया है। ये अमानवीय और क्रूर है, खासकर इसलिए क्योंकि राज्य झूठ बोल रहा है, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणियों में उस पर रिमार्क किए। कोलकाता पुलिस या तो अक्षम है या फिर निर्देशों के अधीन है, इस हद तक कि जब आरजी कर एमसीएच पर हमला हो रहा था तो प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की रक्षा करने के बजाय पुलिस वाले भाग गए। कोलकाता पुलिस की विफलता ममता बनर्जी सरकार की विफलता है। और इस देश में क्या हाल है, खासतौर से महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की आपराधिक वारदातें हो रही हैं। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, इस पर आप भी नजर डाल लीजिए। देश में हर घंटे 51 महिलाओं के साथ कोई ना कोई अपराध हो रहा है और ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट है। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2021 की तुलना में 4% अलग हैं। यानी हर घंटे में 51 महिलाओं के साथ अपराध हुआ है। 2022 में देश में कुल 58,24,946 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 4,45,256 मामले महिलाओं के खिलाफ थे। ये शो करता है कि महिलाओं के इश्यूज को लेकर के हमें ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी होगी। और इस मामले में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाले मामले में जिस तरीके से न केवल कलकत्ता, पूरे पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से महिलाएं और दूसरे लोग सड़कों पर उतरे हैं, उसी का नतीजा है, याद रखिएगा, उसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर के सुनवाई भी करनी पड़ी और कड़ी टिप्पणियां भी करनी पड़ी ममता बनर्जी सरकार पर, उसके रवैये पर और वहां की पुलिस और प्रशासन पर भी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।